बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम लाए हैं क्लास 10th के एग्जाम के दृष्टिकोण से साइंस का टॉप सिलेक्टेड 80 क्वेश्चन। ये जो मॉडल पेपर हम लाए हैं ये बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाता है मॉडल पेपर, ठीक है। और उनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन प्रश्न लड़ते हैं, ठीक है। इधर उधर का बात करने का नहीं, सीधे आते हैं हम लोग पॉइंट पे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं है, फोकस दूरी की बात कर रहा है। इसमें पूछता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जब भी बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है, याद रखिएगा, लेकिन बेसिकली पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस का अगर बात करें तो वो निगेटिव में आप लोग मारिएगा, ठीक है। कभी कभी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो लेता है, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादातर पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का पसंद करते हैं? छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में याद रखिएगा उत्तल लेंस को प्रयोग करेंगे, लेकिन उसकी फोकस दूरी कितना होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा होता है, मोटर गाड़ी के एकदम सामने जो बड़ा सा दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? याद रखिएगा, सामने हमेशा जो लगा होता है, याद रखिए इसमें क्या बोलता है? सामने समानतः लगा होता है, यानी कि साइड मिरर का ये बात कर रहा है। किसका? साइड मिरर का बात करता है। साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है आप लोग हमें बताइए? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ याद करिए, समतल दर्पण यहाँ बोल रहा है। समतल दर्पण से अगर कोई भी 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है तो व्यक्ति समतल दर्पण प्रतिबिंब दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में कोई भी अगर आप अपना फेस देखते हैं और समतल दर्पण की ओर चलते हैं तो आप दुगुना चाल से चलता हुआ प्रतीत होते हैं, ठीक है। 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाता है तो आंख में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी बढ़ने से दूरदृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया था उसमें उसमें लगे होते कौन सा लेंस? दूरदृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष का बात कर रहा है। कौन सा लेंस होता है उसमें? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में बेलनाकार या सिलिंड्रिकल या बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। विद्युत आवेश की इकाई है कूलम्ब। नेक्स्ट आइए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनमें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था? उनका नाम, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का खोज किनके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। पॉजिटिव और निगेटिव की खोज, पॉजिटिव और निगेटिव की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक पदार्थ 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी है? याद रखिएगा, 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया। इस आवेश में जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। कहाँ? तो आप लोग हमें साइंस का इसी मॉडल सेट के सीरीज में आप लोग जाके देखिएगा। जो विद्युत आवेश हम करवाए थे उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, अच्छे से हम इसको करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाता है? 100 वाट। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किस बात को दर्शाते हैं? याद रखिएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की को दर्शाता है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना।
नेक्स्ट है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनरेटर का बात कर रहा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनरेटर? याद रखिएगा विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 13 नंबर पे आइए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? एकाएक बढ़ जाता है। लघु पतन तो शॉर्ट सर्किट, क्या होता है एकाएक, उसमें क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन उसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। ठीक है, उसमें सारा बल्ब फ्यूज यूज हो जाता है, शॉर्ट सर्किट एकाएक बढ़ जाता है पावर। प्रतिक्रिया PbO प्लस सी मार्क Pb प्लस CO, यह कौन सा प्रक्रिया दर्शाता है? याद रखिएगा कौन सा प्रक्रिया जो है वह दर्शाता है। याद रखिएगा इसमें C क्या है? एक अवकारक के रूप में काम करता है। 14 का C हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है? NaOH के विलयन से H2 गैस देता है, उससे अगर मिलाइएगा तो H2 गैस देगा। याद रखिएगा जब भी NaOH के एल्युमिनियम के साथ मिश्रण कीजिएगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यदि विलयन का pH 13 है, विलयन का pH मान कितना है? 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या है? याद रखिएगा 7 से अधिक, 7 उदासीन, 7 से कम, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है। लेकिन ये जो pH मान का होता है मैक्सिमम सीमा 14 के आसपास होता है। तो याद रखिएगा 13 है तो उसका कंडीशन क्या होगा? याद रखिएगा भस्म होगा, क्षार होगा, प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल भास्मिक होगा, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत अधिक। नेक्स्ट है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र, फास्फोरस का अणुसूत्र पूछता है। याद रखिएगा फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्या होता है फास्फोरस का अणुसूत्र? क्या होता है? P4। अब आप लोग P नहीं मार दीजिएगा, क्या होता है? P4 होता है। पीतल में रहता है, पीतल जो है किस किस से मिल के बना होता है? तो पीतल किस किस से मिला होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। ठीक है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति का बात कर रहा है ना, तो धातुओं की प्रकृति अच्छे कंडीशन का प्रकृति उसका कैसा होता है? धातुओं की प्रकृति का बात करते हैं पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा धातुओं जो प्रकृति रूप से कैसा होता है? अधातु अम्लीय, अधातु क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अ से अधातु, अ से अम्लीय। याद रखिएगा अधातु अम्लीय जबकि धातु क्षारीय। नेक्स्ट है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? जब चुंबक में अशुद्धि आ जाता है उसे किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? चुंबकीय विधि द्वारा उसे दूर किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? मतलब किसमें कार्बन है? तो कार्बन मतलब C। अक्रिय तत्व कौन सा होता है? अक्रिय तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है अक्रिय तत्व है। इनमें से कौन है? तो हीलियम है। 6 गो है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्कीन, एल्कीन का बात कर रहा है। देखिए 3 ठो होता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। तो एल्काइन बोलेगा तो -2, एल्कीन, यहाँ एल्कीन का बात कर रहा है ना, सॉरी हाँ इसका एल्कीन का बात कर रहा है। एल्काइन बोलेगा तो -2, एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2, एल्कीन बोलेगा तो CnH2n। ठीक है, एल्कीन बोलेगा तो CnH2n, एल्काइन बोलेगा तो -2, एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2 हो जाएगा। और यहाँ एल्कीन है तो CnH2n हो जाएगा। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। नेक्स्ट आइए, आवर्त सारणी के 7A के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 7A के तत्व को हैलोजन कहलाता है। वर्ग 7A के तत्व को क्या बोलता है? हैलोजन कहलाता है। नेक्स्ट आइए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? याद रखिएगा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें किस चीज का उत्पादन होता है? याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है। है ग्लूकोज? नहीं है तो कार्बोज मारिए। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। जबकि विकास होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? श्वसन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? सॉरी, श्वसन की क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थलीयन दाब होता है, यानी कि सिस्टोलिटिक बटा डायसिस्टोलिक, यानी कि 120/80 ब्लड प्रेशर जो जांच करता है उसी के बारे में ये बोल रहा है। तो 120/80। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना, पत्ती का मुरझा जाना किसकी हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले फल को पकाने का बात यहाँ बोल रहा है। याद रखिएगा, एथिलीन का प्रयोग होता है जो फल पकाने में उपयोग होता है। एड्स जो रोगी है, प्रमुख इसका कारण कैसे फैलता है? इसका प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? याद रखिएगा, वो है समजात अंग। कैसा? समजात अंग, यानी कि समान रूप से, जैसे चमगादड़ में पंख है, पक्षी में भी पंख है, तो समजात। याद रखिएगा, जबकि अगर एक होता है समजात, एक होता है समरूप। याद रखिएगा, काम में एक प्रकार का होता है उसे समरूप बोला जाता है, जबकि देखने में एक प्रकार का होता है जो समजात बोला जाता है। याद रखिएगा, इजी वे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। अभी तुरंत चर्चा किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र मतलब क्या होता है? जो मानव के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। कृत्रिम पारितंत्र का इनमें से कौन सा है जो उदाहरण है? तो बगीचा और खेत मानव के द्वारा ही बनाया जाता है, जबकि झील, तालाब, वन, तालाब, ये सब क्या है? ये सब नेचुरली रूप से होता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य, जिसका भंडार है। सूर्य ही सारा ऊर्जा का स्रोत है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों को संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को कंट्रोल करने की आवश्यकता है? वो है अतिचरण की जो समस्या है। एक्चुअली अंधाधुंध कटाई भी होना चाहिए, खनन भी होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाना चाहिए, लेकिन अतिचरण जो है प्रमुख है इनमें से। अगर सभी है सही आप लोग मारिएगा, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या? यानी कि जो जैविक प्रक्रम द्वारा, यानी कि नेचुरली रूप से पर्यावरण में खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब सड़गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। याद रखिएगा। आमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? आमीटर। आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? डायनेमो। नेक्स्ट है, दर्पण सूत्र का उदाहरण है। दर्पण सूत्र इनमें से कौन है? तो 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट आइए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष का यहाँ बात कर रहा है, किस लेंस के द्वारा हटता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प से ही न फल बनता है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? याद रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा में। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत जो है, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, जो ऑक्सीजन का ही एक क्या बोलते हैं उसको, अपरूप बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? CFC से, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो CFC से ये आजकल क्षति हो रहा है, और पराबैंगनी किरण जो सूर्य के प्रकाश से निकल रहा है उसे रोकने में मदद करता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अत्यधिक CFC के प्रयोग से, जो AC, फ्रिज, कूलर का प्रयोग से जो CFC निकलता है वो ओजोन परत को कमजोर कर रहा है। तो ओजोन परत एक्चुअली इसमें पूछा जाता है पाया कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ठीक है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कहने का बात नहीं है। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसमें कौन है? ये है 51 का ए है, अगर ठीक है। नेक्स्ट आइए,
किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों के इलाज में किया जाता है? तो दांत के डॉक्टर द्वारा, यानी कि डॉक्टरी में, दाढ़ी बनाने में, सभी में क्या होता है? परावर्तक दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेंस नहीं मारिएगा। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आभासी का अगर बात करें, याद रखिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन बेसिकली समतल दर्पण होना चाहिए था। आइए, मोटर चालक के सामने साइड मिरर में, अभी ऊपर भी है, क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? हमें बताइए आप लोग, क्या कहलाता है? आर कहलाता है, यानी कि वक्ता त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस चीज का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, जिसका वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सीधी रेखा में गमन करता है, जो अदृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर R/2 या R बराबर 2F, दोनों में से जो रहे वही मारिए। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण का बात बोल रहा है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो ऊपर भी हम लोग चर्चा अच्छे से किए हैं कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? आवर्धन अगर ऋणात्मक, निगेटिव का बात करें तो उसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? उसका नेचर कैसा हो जाएगा? उसका नेचर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण सीधा अगर बनता है तो वह प्रतिबिंब है समतल या उत्तल। ठीक है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वह कैसा होना चाहिए? मतलब कहाँ होना चाहिए? याद रखिएगा, वह होना चाहिए F, यानी कि F और P के बीच, F और P के बीच होना चाहिए, F और P के बीच होना चाहिए। 64 का F और P के बीच होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये D हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। यदि किसी बिंब की प्रतिकृति का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति पॉजिटिव हो तो उसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा? काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक एवं सीधा। देखिए इसमें कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, और यही आप लोग गलती मार के आते हैं कि कोई मार दीजिएगा वास्तविक, कोई मार दीजिएगा काल्पनिक। नहीं, एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए, एग्जाम में बस 1 से सवा महीना का आप लोग का समय बचा हुआ है, इसी में आप लोगों को गर्दा उड़ा देना है। ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा दर्पण होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वह कैसा दर्पण होगा? हमें बताइए। अवतल दर्पण होगा, याद रखिएगा। कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी कि R बराबर दिया हुआ है तो F बराबर निकालना है, तो F बराबर R/2, यानी कि 32/2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का बात बोलता है। अगर यहाँ अवतल दर्पण का बात बोलता तो निगेटिव में आंसर मारते। परावर्तन के नियम का निर्धारित कीजिए। परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये मारिए आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी तुरंत ऊपर भी चर्चा किए हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस कैसा संभव है? याद रखिएगा, केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव है। चलिए नेक्स्ट आइए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में, अगर उत्तल दर्पण का बात बोल रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। सदैव कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है भाई? ध्रुव कहलाता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए,
समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या r है और r बराबर अनंत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आइए, हजामती में, यानी कि अभी तुरंत ऊपर भी चर्चा की है, दाढ़ी बनाने में हजामती में सौर परावर्तक लेंस में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, हमेशा याद रखिएगा, आप लोग रट जाइए, बराबर होता है किसका, m का, आवर्धन का बराबर होता है, m बराबर 1 हो जाता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। m बराबर क्या होता है, -v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, गाड़ियों का अग्रदीप में यानी कि सामने क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है, हमें बताइएगा, याद रखिएगा, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला होता है, वह कैसा होता है, उत्तल दर्पण में इसका दृश्य जो है बहुत विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण आप लोग मारिएगा। गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध हम लोग पढ़े हुए हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1/f ही इसको रहने देंगे, इसको क्या है, u और v में एलसीएम लेंगे तो u और v हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u और प्लस v, तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, u भी 1/f है ना, 1/f है। यहाँ फिर से आइए, तो यहाँ फिर से आते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या था, 1/f बराबर भी u प्लस भी बट्टे में u भी था, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा u भी बट्टे में f बराबर क्या हो जाएगा, u भी बट्टे में u प्लस भी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन है, 80 का C हो जाएगा, 80 का C हो जाएगा। देखिए कितना बना के पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये था टॉप 80 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये सीरीज में, तो आप लोग अच्छे से इसे रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, खूब मन लगा के पढ़िए, धन्यवाद।